हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल, निक्षेपण विभव। तो देखो, हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके जो आयंस हैं, मतलब कैटाइन और एनाइन, ये इलेक्ट्रोड पर अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं और वहां जाकर ये क्या हो जाते हैं, चार्जलेस हो जाते हैं। तो इनके इस प्रोसेस में, मतलब इलेक्ट्रोड पर जाकर चार्जलेस होने की प्रोसेस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल, और ये कहें हम कि एनर्जी, पोटेंशियल की जरूरत होती है। उस पोटेंशियल को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड पर आयन को डिस्चार्ज होने के लिए जो पोटेंशियल आवश्यक होता है उसे ही क्या बोला गया है, उस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल। किसी भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरेटिकली उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब यह है कि जिस आयन का डिस्चार्जिंग चल रही है इलेक्ट्रोड पर, उस आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, वही उसका क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इस तरह से कि द एक्चुअल पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ आयन एट द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। थ्योरेटिकली इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब है कि जो थ्योरेटिकली जो लगेगा पोटेंशियल, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो उस आयन जिसका डिस्चार्जिंग चल रही है उस आयन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रोड पर किसी भी आयन के डिस्चार्जिंग के लिए जो पोटेंशियल, जो विभव आवश्यक होता है, उसे ही हम उस आयन का क्या बोलते हैं, निक्षेपण विभव। किसी भी आयन का निक्षेपण विभव सैद्धांतिक रूप से उसके किसके बराबर होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर। मतलब इलेक्ट्रोड पर आयन को निरावेशित, ठीक है, निरावेशित करने के लिए आवश्यक विभव को ही निक्षेपण विभव कहते हैं। इसका मान सैद्धांतिक रूप से आयन के इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। अब आता है कि आप किसी भी आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल को कैसे बताएं कि किसके लिए जरूर ज़्यादा है लगेगा और किस आयन के लिए कम लगेगा। तो एक रिलेशन ध्यान रखें कि फॉर डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर रिडक्शन, अगर किसी आयन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ होगा बच्चों, कैथोड में। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो आपको जो उसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल लगेगा आयन का, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें माइनस साइन लगा दें। मतलब है कि अपचयन का निक्षेपण विभव, तो ये होता है माइनस मानक अपचयन विभव, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी आयन का SRP ज्यादा है, हाई वैल्यू है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसका डिस्चार्ज जो पोटेंशियल होगा वो लो हो जाएगा। समझ गए ना। मतलब ये है कि दस हायर SRP फॉर आयन, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, लो हैविंग आयन हैविंग, ठीक है, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब है कि इस तरह है, अगर आयन का उच्च SRP है तो उसके निक्षेपण के लिए कम विभव की आवश्यकता होगी। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जैसे Cu1+ है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, Ag का है 0.80 वोल्ट और Na+ का है -272 वोल्ट। अब हम अगर इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल देखें तो हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल इक्वल टू होता है -SRP। समझिए ना। मतलब है कि जो निक्षेपण विभव है वो SRP में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें।
तो Na का कितना हो गया 2.72 वोल्ट, Cu प्लस का कितना हो गया -0.34 वोल्ट, Ag का कितना हो गया -0.80 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि सबसे कम इन तीनों में सबसे कम जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो किसके लिए है, Ag के लिए, और सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके लिए है, सोडियम के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम तीनों को डिस्चार्ज करें तो सबसे फर्स्ट कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारा Ag, और सबसे लास्ट में कौन डिस्चार्ज होगा, Na। तो सीधा सा ध्यान रखना है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो, समझ गए ना, वो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एसआरपी होगा तो सबसे लोवेस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, और ऐसा आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, अर्थात उसके डिस्चार्जिंग के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो आप ये एग्जांपल लिखें। अब देखो, अगर मान लो आयनों के ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल पूछा गया हो और अलग अलग आयन्स हैं, तो ये ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन होता है तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो होता है माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब है कि ऑक्सीकरण का निक्षेपण जो विभव है बच्चों, नेगेटिव आयंस के लिए या जो भी स्पीसीज है उसके ऑक्सीडेशन के लिए जो निक्षेपण विभव होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मानक ऑक्सीकरण विभव के नेगेटिव मान के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है आयन का तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। देखें हम कैसे, और ये ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है उसी आयन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अलग अलग याद नहीं करना, अगर एक वैल्यू पता है रिडक्शन पोटेंशियल की तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो आयोडाइड आयन का SRP होता है 0.54 V, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.54 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हम इसमें प्लस वैल्यू रखेंगे और माइनस को आ जाएगा। Br का होता है 1.08 SRP, तो SOP कितना हो जाएगा -1.08। ऐसे ही क्लोरीन का SRP होता है 1.36 वोल्ट, तो SOP कितना हो जाएगा -1.36 वोल्ट। अब यहाँ आ जाए, अब अगर आप आयोडाइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल निकालें, देखो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर आप यहाँ देखें, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखें तो किसका है, आयोडाइड आयन का। तो इस तरह से अगर आप इनका आयोडाइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0.54। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहां पर पुट अप करना है, तो ये हो जाएगा 0.54। ब्रोमान का, ब्रोमीन का कितना होगा 1.08 और क्लोराइड का कितना होगा 1.36 वोल्ट। ये इनके क्या हो गए डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो इनके डिस्चार्जिंग का जो ऑर्डर है ना वो देखो आपकी आयोडाइड सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। तो इतना सा ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब आयनों के ऑक्सीडेशन का जो ऑर्डर है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रिडक्शन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस आयन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैटायन पहले डिस्चार्ज होता है, और एनायन की बात करें तो जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा पहले वो ऑक्सीडाइज होगा। ये आप इस रिलेशन से समझ सकते हैं। तो इस तरह से डिस्चार्ज पोटेंशियल देख के ये बताया जा सकता है, या उनके रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख के बताया जा सकता है कि कौन सा आयन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा। तो ये ऑर्डर आप लिखें। अब देखो, एक होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब ये होता है कि बहुत सारे आपको आयंस दे दिए जाएं, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हो, बहुत सारे कैटाइंस हों, बहुत सारे एनाइंस हों। अब आपको उनका ऑर्डर बताना हो कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा और कौन बाद में डिस्चार्ज होगा, मतलब किसका पहले रिडक्शन होगा
या फिर किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ डिफरेंट आइंस, मतलब है कि आपको आइंस दे रखे हैं और उनके रिडक्शन का ऑर्डर पूछा गया है, अपचयन की सुगमता। तो डायरेक्टली याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का उच्च मान होगा तो अपचयन की सुगमता ज्यादा अच्छी होगी। समझ गए ना, मतलब ये है कि जिस आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा पहले वो आयन क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसी प्रकार अगर आपको ईज ऑफ ऑक्सीडेशन की बात की गई हो इनके डिफरेंट आयंस की, तो आपको इसका उल्टा याद रखना है, लोअर वैल्यू ऑफ एसआरपी, एसआरपी का निम्न मान जितना कम, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतने जल्दी उसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है मेजर्स द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर ऑफ आयन। अगर हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो उस एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन या उस आयन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और अगर लोअर वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी, रिलीजिंग पावर ज़्यादा होगी। इसी के कारण ये है कि रिडक्शन उस आयन का पहले होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, और ऑक्सीडेशन उसका पहले होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। जैसे Cu का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, Ag का है 0.80, H का है 0.00 और Na का है -2.72। अब मैं कहूं कि इनका ऑर्डर बताओ, आपको रिडक्शन का ऑर्डर बताना है, तो ध्यान रखें जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे पहले रिड्यूस होगा थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से Ag सबसे पहले रिड्यूस होगा, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा H+ और फिर क्या आएगा लास्ट में Na। ठीक इसी तरह से मान लो ये नेगेटिव आयंस दे रखे हैं, या हम कहें कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और लिथियम आयन लिथियम दे रखा है। अब इनका पूछा गया कि इनके ऑक्सीडेशन का ऑर्डर ध्यान बताना है, तो ध्यान रखें कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम पहले वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो आप देख रहे हैं 1.36, 1.08, 0.54 और -3.05 वोल्ट, तो इसका मतलब लिथियम का सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए लिथियम सबसे फास्ट ऑक्सीडाइज होगा और क्लोराइड सबसे लास्ट में होगा। ये काम आएगा हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बताने के लिए, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आते हैं ओवर वोल्टेज, ठीक है। ओवर वोल्टेज ये क्या होता है? तो ओवर वोल्टेज क्या होता है एक्चुअल में कि किसी आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है थ्योरेटिकली, अगर उस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल की ज़रूरत होती है उस आयन की डिस्चार्जिंग के लिए, तो जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज पोटेंशियल जरूरी होता है उसे ही क्या बोला गया है, ओवर वोल्टेज या अधिवोल्टता, या ओवर पोटेंशियल भी इसी को बोलते हैं। मतलब है कि किसी आयन के डिस्चार्जिंग के लिए जितना थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पोटेंशियल लगना था, अर्थात उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल लगना था, उससे कहीं ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल लग रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज पोटेंशियल लगता है उसे ही बच्चों क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज अधिवोल्टता। मतलब है किसी आयन के निक्षेपण के लिए जितना सैद्धांतिक विभव जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा उसका एक्चुअल में डिस्चार्ज पोटेंशियल लग रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज पोटेंशियल लग रहा है उसे ही क्या बोला गया है, अधिवोल्टता। मतलब द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सम आयन इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। समझ गए ना, कुछ आयनों के निरावेशन के लिए आवश्यक सैद्धांतिक निक्षेपण विभव से कुछ अधिक विभव की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं अतिरिक्त विभव, या ठीक है उस अतिरिक्त विभव को बोलते हैं अधिवोल्टता। कैसे निकालते हैं, तो ओवर पोटेंशियल इक्वल टू होता है एक्चुअल डिस्चार्ज पोटेंशियल, वास्तविक निक्षेपण विभव, माइनस उसमें से क्या करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पोटेंशियल। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, पहले आप इसे लिख लें। देखो हम जानते हैं
क्लोराइड का SRP है 1.36 और H2O का है SRP है 1.23। अगर हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन होना है इनका, ठीक है, ऑक्सीडेशन में, तो इसका मतलब है कि क्लोराइड और H2O, ठीक है, में H2O क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीडाइज, यही होगा ना, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब है पहले H2O क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, फिर क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर कंसंट्रेटेड NaCl लिया जाए और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, तो ये देखा गया कि जहां एनोड पर O2 मिलना था वहां पर क्या मिलता है, क्लोरीन, जबकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब क्या होगा, HCl माइनस आयन ज्यादा होंगे और H2O कम होगा, तो H2O के डिसोसिएशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि H2O कम होंगे, उनका डिसोसिएशन कम हो पाएगा। तो ऐसे में जब डिसोसिएशन कम होगा तो कम OH मिलेंगे और उसके ऑक्सीडेशन के लिए जितना पोटेंशियल जरूरी था उससे कहीं ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो OH जब फ्री होता है तब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, मतलब उसके लिए जो पोटेंशियल लगता है 1.23 वोल्ट है ऑक्सीडेशन के लिए। तो OH जब कम होंगे, H2O कम होगा तो OH कम होंगे और क्लोराइड ज्यादा होंगे तो क्लोराइड पहले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वहां जो ओवर पोटेंशियल बन गया ऑक्सीजन के लिए, जो एनोड पर OH के ऑक्सीडेशन के लिए, वो H2O के डिसोसिएशन के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ऐसा हो गया, और जहां पर एनोड पर ऑक्सीजन मिलनी थी वहां पर क्या मिल जाएगी, क्लोरीन। अब लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं NaCl, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर हम NaCl का यूज करते हैं तो H2O ज्यादा होगा, H2O ज्यादा होगा तो ज्यादा OH होंगे, उसके डिसोसिएशन के लिए कम एनर्जी लगेगी और जल्दी से OH ज्यादा मिलेंगे। तो जिस तरह से डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है H2O के ऑक्सीडेशन का, इसका मतलब है कि फिर वहां पर क्या होगा, क्लोरीन ना मिलके क्या मिलना शुरू हो जाएगी हमें, ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा, अगर हम यहां कहें कि जो OH है इसके लिए जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना यहां पर, ठीक है, वो उसका 1.23 प्लस ओवर वोल्टेज, लगभग ये होता है 0.25 वोल्ट का, इतना पोटेंशियल की जरूरत होगी तब जाके OH क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और ऑक्सीजन बनेगी। लेकिन क्लोरीन का 1.36 है जो इस दोनों के सम से कम है, इसलिए क्लोरीन पहले, क्लोराइड जो है पहले ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन यहाँ OH बहुत ज्यादा थे, फ्री ज्यादा थे, इसलिए वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो हम कहें कि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो 1.23 वोल्ट होगा, जबकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो ओवर पोटेंशियल कितना, 0.25 और 1.23 इनके सम के बराबर होगा, तब जाके यहाँ पर OH का क्या हो पाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आप देखोगे मरकरी की जो सरफेस होती है, जब मरकरी कैथोड यूज करके और NaCl का जब क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, मतलब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो मरकरी में जहां हाइड्रोजन मिलनी थी वहां पर सोडियम मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरकरी की सरफेस पर जो है हाइड्रोजन का जो ओवर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन मिलनी थी वहाँ सोडियम का रिडक्शन हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि सोडियम मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है तुरंत रिड्यूस होके और एक अमलगम बना लेता है, तो वहाँ पर भी ओवर वोल्टेज का ही रीजन है। तो हम देखेंगे अभी इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोडक्ट्स में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो ये था हमारा, ठीक है, डिस्चार्ज के बारे में कि कौन आयन डिस्चार्ज होगा, कब होगा, क्या है ओवर पोटेंशियल, तो आप इसे नोट करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, थैंक यू, बाय।